हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हो आप लोग। मैं कपिल चौधरी आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार इंस्पायरल स्टडी में। और बच्चों, आज का टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है जो कि क्लास 10th का है और जिसका नाम है हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस, यानी बच्चे पैदा कैसे होते हैं, यानी जनरेशन कैसे बढ़ती है, यानी ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर धरती पे अर्थ पर प्रेजेंट है वो अपनी जनरेशन को किस तरीके से बढ़ाते हैं, वो कौन सी प्रोसेस है। देखो बच्चा, आप लोगों के मन में शायद ये सवाल होगा कि हाँ भाई, आप लोगों को हम बहुत सारी अलग अलग चीज़ें बताएंगे, लेकिन नहीं, मजबूरी है हमारी। हम लोग साइंस पढ़ाते हैं और साइंस को हम इस तरीके से बताते हैं ताकि आप लोग समझ भी जाओ और हम लोग अपने नियमों का पालन भी करते रहें। अब ध्यान से समझिएगा, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिसके द्वारा हम लोग अपनी जनरेशन को आगे बढ़ा सकते हैं। मतलब कि हम लोग नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म हो। देखिए, अगर मैं ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं तो जरूरी नहीं है कि ह्यूमन बीइंग की बात हो रही हो। हाँ, ऑर्गेनिज्म में ह्यूमन बीइंग भी आते हैं, लेकिन सबकी बात मैं कर रहा हूं। आप चाहे रैट की बात करें, चूहे की बात करें, आप चाहे शेर की बात करें, आप चाहे चीते की बात करें, टाइगर की बात करें, या फिर आप किसी की बात करें, यहां तक कि आप एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म अमीबा की भी बात करेंगे तो हम ऑर्गेनिज्म ही बोलेंगे उसको। तो बच्चों, रिप्रोडक्शन प्रोसेस में ऐसा क्या है जिसके लिए क्लास 10th ने, बोर्ड ने एक बढ़िया सा चैप्टर आपको दे दिया कि भाई पढ़ो। तो ऐसा इसमें क्या है, चलिए देखते हैं। देखिए बच्चा, रिप्रोडक्शन एक ऐसी प्रोसेस है जिस प्रोसेस के द्वारा हम लोग नई जनरेशन को तैयार कर सकते हैं। इसका मतलब हम लोग कैसे नए बच्चे पैदा कर सकते हैं, यही प्रोसेस आपकी रिप्रोडक्शन है ना। अगर सिंपल सी भाषा में हम लोग समझें कि इसके फंडामेंटल्स क्या क्या है, क्या इसके एडवांटेज हैं, है ना, तो सबसे कॉमन चीज एक आती है हमारे पास कि भाई हम लोग अपनी लाइफ की कंटिन्यूटी को बनाए रखते हैं। क्योंकि एक आदमी अगर अब जन्म हुआ है, एक टाइम पे वो बूढ़ा हो जाएगा, मर जाएगा। तो अगर वो जिसका जन्म हुआ वो मर जाएगा तो नई जनरेशन भी तो हमको चाहिए। तो हम लोग यही देखते हैं कि आज हम हैं, कल को हमारे बच्चे होंगे, उसके बाद हमारे पोते होंगे, फिर पड़पोते होंगे, है ना। तो सेम इसी तरीके से लाइफ की कंटिन्यूटी चलती रहती है। तो आप लोग पहले टॉपिक पे आइएगा। टॉपिक में हम लोग समझते हैं कि रिप्रोडक्शन एक प्रोसेस है, द प्रोसेस ऑफ प्रोड्यूसिंग न्यू ऑर्गेनिज्म फ्रॉम द एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म ऑफ द सेम स्पीसीज। ये कहानी थोड़ी अलग है, इसमें सेम स्पीसीज भी आ गया। मैं आपको बताता हूं। आप लोग सिंपल सी बात समझिए कि कोई भी बिल्ली होगी तो उसके बिल्ली का बच्चा ही होगा, ऐसा नहीं कुत्ता हो जाए। क्लियर है। अगर कोई ह्यूमन बीइंग है तो ह्यूमन बीइंग के जो बच्चा होगा, जो जनरेशन बढ़ेगी, वो उसी स्पीसीज की होगी। मतलब कि ह्यूमन बीइंग यानी इंसान ही होगा, कुत्ता पैदा नहीं होगा। बात समझ रहे हो। कोई डॉग है तो उसके बच्चे डॉग ही होंगे, डॉगी होंगे, कैट नहीं होगा। बात समझ रहे हो। तो यानी देखो, होता क्या है, नई जनरेशन को डेवलप करना है, प्रोड्यूस करना है। ठीक है, किनसे करना है, जो ऑर्गेनिज्म पहले से एग्जिस्ट करते हैं। मान लो मैं यहां पे हूं, है ना, तो मैं अपनी जनरेशन को बढ़ा सकता हूं। अब अगर मैं यहां हूं ही नहीं तो कैसे बढ़ा सकता हूं, है ना, नहीं ना। तो अगर ऑर्गेनिज्म एग्जिस्ट करता है पहले से, वही ऑर्गेनिज्म अपनी नई जनरेशन को बढ़ा सकता है, नई जनरेशन बना सकता है, यानी बच्चे पैदा कर सकता है। लेकिन ऑर्गेनिज्म का नामो निशान नहीं, तो बच्चे पैदा कहां से करेंगे, है ना, नहीं कर सकते। तो सेम स्पीसीज यानी एक स्पीसीज का होना चाहिए। अगर कोई इंसान है तो इंसान होना चाहिए, अगर कोई कुत्ता है तो कुत्ते के साथ, यानी कुत्ता पैदा होगा उसको, है ना। अगर कोई बिल्ली है तो बिल्ली के बच्चे बिल्ली ही होंगे। मतलब हो सकता है मेल और फीमेल हो जाएं, लेकिन होगी उसी प्रजाति के, होगी उसी स्पीसीज के। अब यहां पर रिप्रोडक्शन को थोड़ा समझिए आप। हर एक ऑर्गेनिज्म का रिप्रोडक्शन करने का तरीका अलग अलग है। ह्यूमन बीइंग का तरीका अलग है ना, डॉग का तरीका अलग है, कैट का तरीका अलग है, सबके तरीके अलग अलग हैं। लेकिन अब जिस तरीके को आप अलग अलग मान रहे हो वो चीज़ अलग है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि एक्चुअल में सभी ऑर्गेनिज्म जो हैं वो दो तरीके से रिप्रोडक्शन करते हैं। वो दो तरीके जो हैं वो है आपके सेक्सुअल रिप्रोडक्शन और असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। हम लोग समझ के चलते हैं कि होता क्या है। अगर ऑर्गेनिज्म रिप्रोडक्शन करता है और वो सिंगल पेरेंट से डेवलप होता है तो उसको हम लोग असेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। यानी ऐसा रिप्रोडक्शन जिसमें केवल हमें सिंगल पेरेंट की जरूरत होती है, कोई मेल और फीमेल नहीं होता, केवल सिंगल पेरेंट होता है। क्लियर है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जिसमें हमें दो गैमेट का फ्यूजन कराना पड़ेगा, एक मेल का और एक फीमेल का, जिसके लिए हमें दो गैमेट चाहिए, एक मेल गैमेट, एक फीमेल गैमेट। अब थोड़ा सा एडवांटेज भाई साहब इसका समझ लो कि रिप्रोडक्शन का एडवांटेज क्या है और किस तरीके से ये जरूरी है। तो रिप्रोडक्शन जरूरी क्यों है, जरा एक बार देख लेते हैं। सबसे पहली चीज, कंटिन्यूएशन ऑफ लाइफ ऑन द अर्थ। अगर रिप्रोडक्शन ना हो तो धीरे धीरे ऑर्गेनिजम्स खत्म हो जाएंगे, नए ऑर्गेनिज्म पैदा नहीं होंगे,
पुराने वाले मर जाएंगे। तो धरती से ऑर्गेनिजम्स का सफाया हो जाएगा, कोई नहीं बचेगा। इसीलिए रिप्रोडक्शन की प्रोसेस ज़रूरी है, क्योंकि कंटिन्यूटी चलती रहेगी, है ना, ऑर्गेनिज्म खत्म नहीं होंगे। उसके बाद एडिशन ऑफ न्यू स्पीसीज, नई प्रजातियां जुड़ेंगी, नई स्पीसीज बढ़ेंगी, है ना। अब आपने देखा होगा कि कोई देसी है और कोई वो, तो उनका फ्यूजन कराने के बाद हाइब्रिड प्रजाति आ जाती है, तो नई स्पीसीज बन जाती हैं। उसके बाद रिप्लेसमेंट ऑफ डेड ऑर्गेनिज्म, अब जो मर गए उनको रिप्लेस भी तो करना है। अब हमारे मान लो कोई बड़े हैं, बहुत पूर्वज हैं, वो मर गए, तो उनके रिप्लेसमेंट में हो जाता है पोता, है ना, फिर उसका बच्चा, फिर उसका, ऐसे चलते 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 क्या होता है, कंटिन्यूटी बनी रहती है और डेड ऑर्गेनिज्म जो है वो रिप्लेस हो जाते हैं। क्लियर है। उसके बाद में सबसे बड़ा फायदा क्या है, हमारे ऑर्गेनिजम्स में वेरिएशन आ जाती है। वेरिएशन मतलब परिवर्तन, चेंज। अब परिवर्तन, चेंज का मतलब क्या है, एक एग्जांपल देता हूं आप लोगों को। मान लीजिए मेरे यहां पर कुछ ऑर्गेनिज्म है, कुछ ऑर्गेनिज्म 20 डिग्री सेल्सियस तक जीवित रह सकते हैं, अलाइव रह सकते हैं, कुछ 30 तक झेल जाएंगे गर्मी, कुछ 40 डिग्री तक झेल जाएंगे, कुछ 100 डिग्री तक झेल जाएंगे। अब अगर उस टाइम पे मैं वहां पे 50 डिग्री गर्मी प्रोवाइड कर दूं तो कौन से मरेंगे, 50 से नीचे वाले, ऊपर वाले बच जाएंगे। तो इसीलिए वेरिएशन आना जरूरी है। जब एक ऑर्गेनिज्म से नया ऑर्गेनिज्म बनता है तो वेरिएशन जरूर आता है। अब मान लो मैं हूं, मेरे बच्चे होंगे तो मेरी शक्ल पे नहीं होंगे, है ना, हो सकता है थोड़ा बहुत असर दिखाई दे, लेकिन उनके अपने भी लक्षण होंगे उनके अंदर। अब जो बच्चे होंगे वो हो सकता है अपनी मम्मी पे जा सकते हैं, लेकिन पूरे लक्षण मम्मी के भी नहीं होंगे। तो इसीलिए वेरिएशन आता है, क्योंकि अगर वेरिएशन ना आता और सबके बच्चे अपने पेरेंट पे जाते तो हम किसे आवाज लगाते। अगर मान लो 1 के 10 बच्चे हैं, 10 के 10 सेम शक्ल के, तो क्या होगा, आप किसको बुलाओगे, भले आप नाम रख लो, फिर आपको कहीं टिक्का लगाना पड़ेगा, कहीं आपको काला निशान लगाना पड़ेगा, लेकिन वो बड़ा मुश्किल होगा। तो इसलिए वेरिएशन आना जरूरी है। इसलिए अगर 4-5 बच्चे किसी को हो गए तो सारे अलग अलग शक्ल के, ताकि पता चले कौन सा इसमें पुदीना है, कौन सा इसमें हरा धनिया है। ठीक है, तो क्लियर है, वेरिएशन आना जरूरी है। बात क्लियर हो गई। यानी जब भी आप लोग समझो उस चीज को कि अगर वेरिएशन ना हो तो आप लोग पहचान नहीं सकते जनरेशन को। अब जनरेशन को पहचानना है तो हम लोग क्या करेंगे, वेरिएशन जरूरी है। जब वेरिएशन होगा तो हम लोग पहचान सकेंगे। मान लो किसी के 4-5 बच्चे हो गए तो पहचानना तो पड़ेगा, है ना। कैसे पहचानेंगे, अगर सेम शक्ल के होंगे तो नहीं पहचान पाएंगे, अगर अलग अलग शक्ल के होंगे तो नाम रख देंगे कि भाई तू पुदीना है, तू हरा धनिया है, तू आलू है, फॉर एग्जाम्पल जो भी है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज क्लियर हो गई होंगी। उसके बाद मैं आपको एक छोटी सी चीज बता देता हूं जो फंडामेंटल ऑफ रिप्रोडक्शन में आती है। जब भी रिप्रोडक्शन होगा तो आपको पता है कि सेल, आपकी जर्मिनल सेल जो है वो डिवीजन करती हैं। अब जब वो डिवीजन करती हैं तो वो गैमीट बनाती है, जिनको स्पर्म और ओवम कहते हैं। अब स्पर्म के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं 23 और ओवम के अंदर भी होते हैं आपके 23, लेकिन इन 23 क्रोमोसोम का क्या लेना देना है रिप्रोडक्शन से। अब ध्यान से सुनिए मेरी बात, कि आपकी जो सेल है उस सेल के अंदर जो न्यूक्लियस है, उस न्यूक्लियस के अंदर क्रोमेटिन मटेरियल पाया जाता है ना। और उस क्रोमेटिन मटेरियल में एक कंडेंस स्ट्रक्चर होती है जिसको हम लोग क्रोमोसोम कहते हैं। और ये क्रोमोसोम ह्यूमन बीइंग में नंबर ऑफ 46 यानी 46 होते हैं। अगर हम पेयर की बात करें, क्योंकि ये पेयर में प्रेजेंट होते हैं, तो 23 होते हैं। कितने होते हैं, 23। मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं, ठीक है, मैं ह्यूमन की बात कर रहा हूं। ह्यूमन में 23 होते हैं पेयर, ये ध्यान रखना। अगर नंबर की बात होगी तो 46। अब इस क्रोमोसोम में डीएनए होता है। अब ये डीएनए आपका क्या काम करता है, ये काम करता है ब्लूप्रिंट का। अब ब्लूप्रिंट क्या है आप लोग भूल जाएंगे, आप लोग को पता नहीं सर, पता नहीं आपने क्या ब्लूप्रिंट बता दिया। देखो बच्चों, अगर कोई बच्चा पैदा होता है, अगर किसी बच्चे का रिप्रोडक्शन हुआ, कोई बच्चा प्रोड्यूस हुआ, रिप्रोड्यूस हुआ, तो उस बच्चे के अंदर जितनी इंफॉर्मेशन उस स्पीशीज की जाएंगी वो डीएनए के थ्रू जाएंगी। बात को समझ गए। तो जैसे हमारी बॉडी में एक सेल, जर्मिनल सेल, माइटोसिस करने के बाद एक दूसरी सेल तैयार करती है, फिर उस सेल से आपके स्पर्म बनते हैं, तो उनके अंदर न्यूक्लियस होता है और उस न्यूक्लियस के अंदर आपके क्रोमोसोम्स होते हैं। और इन क्रोमोसोम्स में आपका डीएनए होता है, जिनमें आपकी सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है। वरना एक बात बताओ, एक छोटी सी सेल में किसको पता कि आंखें यहां सामने ही लगेंगी? एक छोटी सी सेल में किसको पता है कि कान यहीं पे आनी चाहिए?
एक छोटे से स्पर्म को, एक छोटे से जाइगोट को कैसे पता है कि माउथ यहां लगना चाहिए और आवाज यहीं से निकलेगी? बताइए, कैसे पता कि बॉडी की स्ट्रक्चर ऐसे होती है कि माउथ आपका जो पूरा खोपड़ी है वो ऊपर लगेगा, कभी नीचे भी तो लग सकता था। तो ऐसा कौन है जो इंफॉर्मेशन देता है? तो बच्चों, इंफॉर्मेशन देने वाला केवल और केवल डीएनए होता है, क्योंकि यह आपका एक सोर्स है इंफॉर्मेशन का। ठीक है, बॉडी से यानी पेरेंट से बच्चे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने का काम करता है जीन, इंफॉर्मेशन को देने का काम करता है डीएनए, क्योंकि इंफॉर्मेशन सोर्स आपका वही है। ठीक है, अब ध्यान से आप लोग समझिए, इसको हम लोग इंफॉर्मेशन सोर्स कहते हैं। अब एक चीज सबसे कॉमन है, वो आपको मैं आगे बताऊंगा। अब यहां ध्यान दीजिए, हमारी बॉडी में फॉर मेकिंग प्रोटीन यानी प्रोटीन बनाने के लिए, या फिर सेल्यूलर मशीनरी ऑफ सेल यानी बॉडी की स्ट्रक्चर किस तरीके से बनेगी, है ना, बॉडी में कहाँ क्या चीज़ प्रोड्यूस होगी, कहाँ क्या चीज़ बनेगी, वो सब डिसाइड कौन करता है? एक इंफॉर्मेशन सोर्स यानी डीएनए करता है। यानी उस डीएनए में सारी इंफॉर्मेशन स्टोर होती है कि कब कहाँ क्या कितना बनाना है। अब एक बात मैं और आपको बता दूं, सबसे बड़ी बात है कि सेल से जब डिवीजन हुआ तो आपका डीएनए कैसे कॉपी हुआ? तो बच्चों, डीएनए कॉपी करने की एक टेक्निक होती है जिसको हम लोग रेप्लिकेशन बोलते हैं। यानी जब भी डीएनए की कॉपीज बनाई जाएं तो उसको कहते हैं रेप्लिकेशन। ठीक है, अगर हम बात करें कॉपी करने की, तो डीएनए की कॉपी जब भी होगी उसको रेप्लिकेशन बोलेंगे। और अगर मान लीजिए कॉपी नहीं हो, डायरेक्ट चला जाए, तो फिर पेरेंट में कुछ नहीं रहेगा। तो इसलिए पेरेंट में जो डीएनए है वही डीएनए आगे बच्चे में भी जाएगा, है ना। हो सकता है उसका मतलब, देखो सेम तो किसी का डीएनए होता नहीं है, तो दोनों का मिक्सअप होकर के वहां पे एक नया डीएनए विकसित होगा, है ना, एक नए ब्लूप्रिंट के साथ। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पे डीएनए की कॉपी होना रेप्लिकेशन होता है, और इंफॉर्मेशन सोर्स रिसोर्स का काम करता है आपका डीएनए मेकिंग प्रोटीन या फिर सेलुलर मशीनरी यानी बॉडी के डिजाइन्स बनाने के लिए कौन रिस्पॉन्सिबल है? आपका डीएनए। आई होप बच्चों आज का ये फर्स्ट पार्ट आपको बहुत अच्छा लगा होगा, बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा, समझ आया होगा। सेकेंड पार्ट के लिए चैनल पे बने रहिए और सब्सक्राइब जरूर कर देना बच्चों। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद, जय हिंद।